सो हेलो गाइस, वेलकम टू एवी कोचिंग क्लासेस। आई एम प्रोफेसर अजीत और आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की टैक्सेशन में, जो कि है रेसिडेंशियल स्टेटस। यानी अगर हम किसी पर्सन से इनकम तो चार्ज कर रहे हैं और हम इंडिया की बात करें, अभी हम इंडिया में किसी पर्सन से अगर टैक्स चार्ज कर रहे हैं तो हम किस बिहाफ पे चार्ज कर रहे हैं, कैसे हम प्रूफ करेंगे कि वो इंडिया का रेसिडेंट है या नहीं है, और है तो वो ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है। जो हम मूवीज़ में देखते हैं ना कि ये NRI है, तो वो कैसे पता चलता है, उन कंडीशन के बारे में हम थोड़ी सी चीज़ें जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक चीज़ रीड कर लेते हैं पैराग्राफ। आज का जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गाइस, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी एज इट इज़। बस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा चीज़ें आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे क्या बात हो रही है। फॉर एनी इनकम टू बी टैक्सेबल इन इंडिया देयर मस्ट बी अ रिलेशन ऑफ अ पर्सन विद द कंट्री और रिलेशन ऑफ अ इनकम अर्न विद द कंट्री। यानी जब हम किसी पर्सन से इंडिया में टैक्स जनरेट चार्ज कर रहे हैं उससे, तो दो चीज़ें हमें देखनी है, या तो उस पर्सन का रिलेशन इंडिया के साथ में होना चाहिए, या तो वो जो इनकम जनरेट कर रहा है उसका रिलेशन इंडिया के साथ में होना चाहिए। यानी आप यहाँ रहते हो, यहीं कमा रहे हैं, आप टैक्स भरोगे। अगर आप बाहर के भी हो बट आप इनकम यहाँ पे जनरेट करो, आप यहाँ पे जॉब करो, यहाँ जनरेट करो, तो भी आप रेसिडेंट काउंट होंगे। लेकिन रेसिडेंट की कुछ कंडीशंस हैं। अब ये दो चीज़ें आपने समझ ली। रिलेशन ऑफ अ पर्सन, रेसिडेंशियल स्टेटस, जो कि आज हम पढ़ेंगे, उसमें हमें पता चलेगा सेक्शन 6 में। रिलेशन ऑफ इनकम, इनकम के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया है। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जिसमें मैंने आपको 5 हेड्स के बारे में बताया था। उसके बाद हमें ग्रॉस टोटल इनकम मिला था, फिर उसमें हमने डिडक्शन सेक्शन 80C 80U को माइनस किया था, एंड उसके बाद हमें टोटल इनकम मिला था। तो उसके अंदर हमें रिलेशन ऑफ इनकम पता चला था, जो कि बता रहा है स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन 5, जो कि हमने कल कर लिया है। और आज हम कर रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस, यानी एक पर्सन का कैसे रिलेशन है इंडिया के साथ में कि हमें पता चले ये रेसिडेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। अब ये देखिए, एनी इंडिविजुअल, सेक्शन 6(1) में बात कर रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल हमें कैसे पता चलेगा कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। तो रेसिडेंट की कुछ कंडीशन दी गई है, या तो वो प्रीवियस ईयर में, यानी प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप गाइस। अगर नहीं हुआ है तो एक बार आप पिछला लेक्चर हमारा जाके देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में मैंने क्या डिफरेंस बताया था। प्रीवियस ईयर यानी जिस ईयर में आप प्रॉफिट अर्न करते हो, जिस ईयर में आप पैसे कमा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वो आपका प्रीवियस ईयर कहलाता है। एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जहाँ पे आप असेस करते हो एक्चुअली आपके प्रॉफिट को और टैक्स भरते हो, वो कहलाता है असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर की। तो प्रीवियस ईयर में आप 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा स्टे होने चाहिए आप इंडिया में। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, आप रेसिडेंट बन गए। अगर नहीं होती है तो उसके बाद में 2 कंडीशन और दी गई, ये दोनों को फुलफिल करना है। उसमें क्या है, 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। यानी अगर आप 182 डेज नहीं है तो पहला कंडीशन तो फुलफिल नहीं कर पा रहे, उसको छोड़ दो आप। अगला वाला देखो कि 60 डेज हो आप, अगर 60 डेज हो आप तो प्लस का यहाँ पे देखिए मैंने साइन दिया हुआ है, यानी आपका दूसरा और तीसरा दोनों फुलफिल होगा तभी आप रेसिडेंट कहलाओगे। और अगर पहला फुलफिल हो गया तो दूसरा और तीसरा देखने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो दूसरा क्या कह रहा है, 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। एंड जो थर्ड है, थर्ड क्या कह रहा है आपका, 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। तो आपके प्रीवियस 4 प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है। 4 साल में 365 दिन होने चाहिए। अब आप ऐसा भी हो सकते हो कि समझिए 4 साल है, अब ये समझिए 4 साल हो गए। 4 साल में पहले साल में हो सकता है आप 100 दिन रहें, दूसरे साल में आप आए खाली 75 दिन रहें, तीसरे साल में आप आए खाली 25 दिन रहें, और उसके बाद में आप आए तो 166 दिन समझिए रह गए। तो टोटल आपका कितना हो गया, 366 हो गया। तो यहाँ पे लास्ट कंडीशन आपको क्या कह रहा है, लास्ट कंडीशन आपको ये कह रहा है 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। तो 365 डेज़ की बात कर रहा है 4 सालों में, आप 366 डेज़ रहे हो। ये आपका कभी 4 सालों में वो टोटल की बात कर रहा है। तो उसके हिसाब से अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हो तो आप रेसिडेंट कहलाते हो। लेकिन ये जो नीचे की 2 कंडीशन है, ये स्पेशल पर्सन के केस में लागू नहीं होती है। स्पेशल पर्सन के केस में ये दोनों चीज़ें लागू नहीं होती, यानी ये दोनों आप फॉलो नहीं करते हो। अब वो स्पेशल पर्सन क्या है वो मैं आपको इस स्लाइड के बाद बताऊंगा। बट अभी आपको समझ में आ गया कि एक इंडिविजुअल को हम रेसिडेंट कैसे है और नॉन रेसिडेंट कैसे है, ये हमें पता चल गया। अब मान लीजिए वो रेसिडेंट है, तो वो रेसिडेंट है तो अभी हमें फर्दर देखना है कि वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो अब रेसिडेंट में ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कुछ कंडीशन दी हुई है। पहला है रेसिडेंट इन एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। यानी आपके 10 पिछले साल के 10 प्रीवियस ईयर में से एटलीस्ट जो उसका 2 ईयर है उसमें वो रेसिडेंट होना चाहिए। अब वो 2 साल में कैसे रेसिडेंट होगा, तो रेसिडेंट की कंडीशन यही रहेगी। अगर 1 साल में वो रेसिडेंट है तो उसका हम 1 ईयर मान लेंगे, वैसे ही सेम हमें 1 और ईयर चाहिए होगा। तो टोटल हमें 2 प्रीवियस ईयर में वो रेसिडेंट चाहिए, टोटल 10 ईयर में 10 में से 2 साल होना चाहिए। तो पहली कंडीशन हो गई। एंड
इसके अलावा और नहीं लिखा हुआ कि आप पहला कर दो दूसरा नहीं करो, एंड लिखा हुआ, यानी पहला भी होना चाहिए साथ ही साथ दूसरा होना चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है, 730 डेज और मोर स्टे इन लास्ट 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। लास्ट आपका जो 7 साल 7 फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर है उसमें एटलीस्ट 730 डेज आप इंडिया में होने चाहिए, तब जाके आप रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएंगे, अदरवाइज यू आर रेसिडेंट ओनली। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ गया, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा था इंडिविजुअल की, इसमें ना थोड़ा सा मैं इसको रफ कर रहा हूँ गाइस। यहाँ मैं आपको ना थोड़ा सा HUF के बारे में बताना चाहता हूँ। हम HUF का केस देख रहे हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। इस केस में क्या देखा जाता है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को देखा जाता है, ठीक है। अब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट 2 टाइप में हो सकते हैं, या तो होली या फिर पार्टली इन इंडिया, पार्टली इन इंडिया। या तो दूसरा हो सकता है कि होली आउटसाइड इंडिया, पूरा का पूरा जो है आउटसाइड इंडिया है। तो अगर ये पूरा ही आउटसाइड इंडिया है तब तो ये क्लियर नॉन रेसिडेंट बन गया। बट अगर ये होली पूरा का पूरा या पार्टली इंडिया में ही इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएगा, रेसिडेंट हमारा कहलाएगा ये। अब इस केस में हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है, तो HUF का हेड कौन का होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो हेड होता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे कहते हैं कर्ता। तो हमें कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से हमें ये पता चल जाएगा कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अगर हमें पता चल गया रेसिडेंट है तो जो इसका हेड होता है कर्ता की रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे देखेंगे कि कर्ता जो है रेसिडेंट है 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10, अगर वो है उसके साथ में 730 डेज वो लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में रह रहा है यहाँ पे, अगर ये दोनों कंडीशन कर्ता फुलफिल करता है तो फिर ये जो आपकी HUF है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में काउंट होगी। तो यानी आपको रेसिडेंट के लिए तो आपको कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखना है, लेकिन अगर आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट देखना है तो आपको उसका हेड यानी कर्ता का आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल करना पड़ेगा। ये HUF का केस होता है। और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ 2 ही जगह पर फॉलो होता है, एक इंडिविजुअल पे और या फिर HUF पे। बाकी जो कंपनीज़ हैं, बाकी लोगों पे ये फॉलो नहीं होता, उनके केस में हम खाली रेसिडेंट देखते हैं। मैं थोड़ा सा रफ करके आपको वो चीज़ भी यहीं पे समझा देता हूँ मैं, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे कि स्पेशल पर्सन क्या होता है, जो कि हमने नीचे देखा। अब देखिए जैसे कंपनी हो गई, ये समझिए आपकी कंपनी हो गई, एंड कंपनी में 2 कंपनी हो गई। एक जो इंडियन एक्ट के हिसाब से बनी है तो वो इंडियन कंपनी कहलाएगी, और हर इंडियन कंपनी ऑलवेज अ रेसिडेंट, क्योंकि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, इंडियन एक्ट के हिसाब से ही ये कंपनी को बनाया गया है। दूसरी होती है जो फॉरेन के एक्ट के हिसाब से बनाया गया होता है, जिसको हम फॉरेन कंपनी बोल सकते हैं। तो जो कंपनी इंडियन कंपनी है, इंडिया के एक्ट के हिसाब से बना है, तो वो तो हमें नो डाउट, हमें सोचना ही नहीं उसके बारे में, हमें उसे रेसिडेंट बोल ही देना है, क्योंकि वो इंडिया के रूल के हिसाब से बनाई गई है, इंडिया के एक्ट के हिसाब से बनाई गई है। बट वो कंपनी जो फॉरेन एक्ट के हिसाब से बनाई गई, यानी वो फॉरेन कंपनी है एक तरीके से, तो उस केस में हम क्या देखेंगे, उस केस में अगेन हम देखेंगे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर होली या पार्टली इंडिया में है तो वो रेसिडेंट कहलाएगा, अगर होली आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। और इस केस में हम ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी नहीं देखेंगे, क्योंकि मैंने ये चीज़ आपको मेंशन कर दी ऑलरेडी कि सिर्फ हम इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में ही ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी देखेंगे, अदरवाइज बाकी सब केसेस में हम सिर्फ रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट देखेंगे। तो ये चीज़ें आपको, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि स्पेशल पर्सन क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया ना, ये 2 जो कंडीशंस हैं ये स्पेशल पर्सन के केस में रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी ये उसको फॉलो नहीं करती है। अब क्यों फॉलो नहीं करती है, स्पेशल पर्सन क्या है, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, बट आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। तो चलिए गाइस, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं स्पेशल पर्सन की। तो स्पेशल पर्सन, हु इज़ स्पेशल पर्सन, अब इसके बारे में 3 क्राइटेरिया हैं, इन तीनों को पढ़ते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि स्पेशल पर्सन क्या होता है। पहला लाइन क्या बोल रहा है हमें, एनी इंडिविजुअल हु हैज़ लेफ्ट इंडिया, कोई इंडिविजुअल है जिसने इंडिया को लेफ्ट किया, बट क्यों,
फॉर टेकिंग अप एनी बिजनेस और प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। अब वो इंडिविजुअल जो इंडिया छोड़ के गया है, या तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, या कोई प्रोफेशन वहाँ उसने ज्वाइन किया हुआ है, या कुछ एम्प्लॉयमेंट के कारण जा रहा होगा। दूसरी चीज़ देखते हैं, दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, एनी इंडिविजुअल हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन तो है, ऑफ अ पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन भी है, यहीं की मतलब पैदाइश है, उसको हम कह सकते हैं कि यहीं का पैदा हुआ बंदा है वो। एंड हैविंग अ बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, जो कि हमने ऊपर देखा आउटसाइड इंडिया है, यहाँ पे भी आउटसाइड इंडिया था, पर्सन इंडिया का था, वो बाहर गया था। यहाँ पे इंडियन ओरिजिन का ही बंदा है एंड आउटसाइड इंडिया गया है एंड ही कम फॉर इंडिया विजिट, वो यानी इंडिया वो आया है विजिट के लिए। और जब मैं बात करता हूँ ओरिजिन की, तो ओरिजिन की बात करता हूँ, यानी हो सकता है उसके माता पिता इंडिया के हैं और अभी वो फॉरेन में हो, तो कहीं ना कहीं वो इंडियन ओरिजिन में ही काउंट होता है। तो और वो वहाँ फॉरेन में क्या कर रहा है, उसका कुछ प्रोफेशन है, बिजनेस है, वो इंडिया विजिट के लिए आ रहा है। तो दूसरी कंडीशन में बात यहाँ पे सिर्फ विजिट की जा रही है। एंड तीसरे केस में क्या था, इंडियन पर्सन ही है, इंडिया में ही पैदा हुआ है, इंडिया में ही सब कुछ है, बट वो आउटसाइड इंडिया जा रहा है, उसने लेफ्ट किया इंडिया को छोड़ के, वो आउटसाइड गया है। क्यों गया है, एम्प्लॉयमेंट के लिए, प्रोफेशन हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, उस चीज़ों के लिए गया है। थर्ड क्या बोल रहा है, एनी इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन है बट वो इंडिया छोड़ के इसलिए जा रहा है क्योंकि वो इंडियन शिप में क्रू मेंबर का जॉब करता है। समझ रहे हैं आप, पहले में बात हो रही थी कि इंडिया का ही पर्सन है, वो इंडिया लेफ्ट यानी इंडिया छोड़ के जा रहा है क्योंकि वहाँ पे वो बिजनेस या प्रोफेशन ऐसा कुछ कर रहा है। एंड दूसरे केस में था कि इंडियन ओरिजिन का बंदा है, वो इंडिया फॉर द विजिट आ रहा है एंड वहाँ पे वो क्या करता है, वहाँ पे बिजनेस कर सकता है, प्रोफेशन उसका कुछ ऐसा है। एंड तीसरी चीज़ थी कि इंडियन सिटीजन ही है बट इंडियन शिप में वो क्रू मेंबर है, इसके लिए उसे इंडिया छोड़ के जाना पड़ता है क्योंकि क्रू नॉर्मली आउटसाइड इंडिया होता है। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं स्पेशल पर्सन। अब स्पेशल पर्सन के लिए भी कुछ क्राइटेरिया बनाया हुआ है। जैसे हमने पिछला इंडिविजुअल का रेसिडेंट देखा था, तो हमने उसमें क्या कहा था कि 182 डेज या मोर होना चाहिए, बट उसके नीचे की जो कंडीशन थी वो हमने कहा था कि स्पेशल पर्सन पे लागू नहीं होती है। तो हमने क्या किया, और के नीचे वाली चीज़ों को कट कर दिया। सिर्फ आपको ये याद रखना कि 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, अगर वो है तो ये स्पेशल पर्सन जो है वो आपका रेसिडेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, ये पर्सन आपका कहलाएगा रेसिडेंट। बट ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्सन 182 डेज नहीं है, लेस देन 182 डेज है, उस केस में क्या होता है, वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। बट अगर वो ओरिजिन इन इंडिया है एंड कम फॉर द विजिट, वापस आते हैं हम हमारे सेकेंड पॉइंट पे, एनी इंडिविजुअल हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड हैविंग अ बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया हैज़ कम फॉर इन विजिट। यहाँ पे बात यही हो रही है कि अगर बट वो ओरिजिन इन इंडिया है एंड कम फॉर द विजिट, इंडिया में वो विजिट करने आया है, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में दो नई कंडीशन हमारे सामने आती है। क्या है, 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। अभी तक हम बात कर रहे थे 182 डेज होना चाहिए, बट विजिट इंडिया करने आया है, इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, उसके केस में हम बोल रहे हैं कि 182 डेज होना चाहिए प्रीवियस ईयर में, प्लस इसके साथ साथ 365 डेज होना चाहिए लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में, लास्ट 4 फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर में 365 डेज एटलीस्ट वो इंडिया में स्टे होना चाहिए। एंड करंट में यानी प्रीवियस ईयर में 120 डेज होना चाहिए। 182 डेज नहीं भी है तो भी ये अगर कंडीशन फुलफिल करता है तो भी हम उसे रेसिडेंट कहेंगे, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट है। और ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है। इसके पहले मैंने रेसिडेंट का आपको बता दिया, HUF का मैंने बता दिया, कंपनी के बारे में, आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में, स्पेशल पर्सन क्या है उसकी कंडीशन हमने देख ली। स्पेशल पर्सन के लिए जो स्पेशल कैटेगरी रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए बनाया गया है वो भी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ये एक छोटा सा टॉपिक था जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो एक बार आप इसको गो थ्रू कर लीजिए एंड मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस।